पिछले कुछ दिनों से जो बांग्लादेश में हिंदूज को झेलना पड़ रहा है वो सच में दिल दहला देने वाला है। और सिचुएशन इतनी टेंस हो चुकी है जिसकी वजह से हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी ये बोलना पड़ा। मुझे उम्मीद है मोहम्मद यूनुस जल्दी से जल्दी हिंदूज और अदर माइनॉरिटीज़ की सेफ्टी के लिए कुछ करेंगे। ये एक कंप्लीट वीडियो है बांग्लादेश की सिचुएशन पर, तो इसे लास्ट तक देखें। ये एक रिपोर्ट है जिसके हिसाब से 2013 से 2021 के बीच में हिंदूज पर कम से कम 3679 अटैक्स हुए थे और उसके बाद ये नंबर और ज़्यादा बढ़ा है। पिछले कुछ दिनों में जो हमें देखने को मिला कि इस्कॉन में तोड़फोड़ करी गई, काली माता के मंदिर को तोड़ा गया और काजल रॉय और हरदन रॉय जैसे लीडर्स के साथ साथ 100 और लोगों को मार दिया गया। ये इंसिडेंट्स अकेले नहीं है, ये बांग्लादेश में हिंदूज पर बरसों से हो रहे अत्याचार का एक किस्सा है। 1946 में नोखाली राइट्स, 1947 में पार्टीशन राइट्स और 1975 की लिबरेशन वॉर के दौरान भी हिंदूज पर बहुत अत्याचार हुए। पर इससे पहले हम आगे बढ़ें, हमें बांग्लादेश के पास्ट के बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा। 1971 से पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का ही एक पार्ट था जिसे ईस्ट पाकिस्तान बुलाया जाता था, लेकिन ईस्ट पाकिस्तानीज के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो गया। ईस्ट पाकिस्तान में मोस्टली लोग बंगाली बोलते थे पर उन पर ज़बरदस्ती उर्दू इम्पोज करी गई। फिर 1970 में एक साइक्लोन ईस्ट पाकिस्तान को हिट करता है जिसमें 3 से 5 लाख लोग मारे जाते हैं और तब भी वेस्ट पाकिस्तान ने कोई मदद नहीं करी ईस्ट पाकिस्तान की। और उसके कुछ टाइम बाद होते हैं फर्स्ट जनरल इलेक्शंस जिसमें वेस्ट पाकिस्तान में थी 138 सीट्स एंड ईस्ट पाकिस्तान में थी 168 सीट्स। और उस टाइम पर 2 ही मेजर पार्टीज थी, वेस्ट पाकिस्तान में जुल्फिकार अली की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड ईस्ट पाकिस्तान में शेख मुजबिर रहमान की अवामी लीग पार्टी। और जब रिजल्ट्स आए तो वेस्ट पाकिस्तान वाले शौक हो गए। अवामी लीग ने ईस्ट पाकिस्तान में 162 में से 160 सीट्स जीती और वेस्ट पाकिस्तान में पीपल पार्टी ने 138 में से 81 सीट्स जीती। यानी पहली बार पावर ईस्ट पाकिस्तान के पास होगी, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान के लीडर्स और मिलिट्री ने ये करने से ही मना कर दिया। फिर ईस्ट पाकिस्तान में शेख मुजबिर रहमान ने एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया और एक अलग देश की मांग करी, पर वेस्ट पाकिस्तान ने इन्हें दबाने के लिए ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू कर दिया। और इसको अपोज करने के लिए बांग्लादेश में एक फोर्स स्टार्ट हुई, मुक्ति बाहिनी, जिसका साथ इंडियन आर्मी ने दिया और बांग्लादेश को आज़ादी मिली। और उसके पहले प्राइम मिनिस्टर बने शेख मुजबिर रहमान। पावर में आते ही उन्होंने एक बिल इंट्रोड्यूस किया जिसमें सरकारी जॉब्स में 30% जॉब्स फ्रीडम फाइटर्स के लिए रिजर्व कर दी गई, 10% अफेक्टेड वुमेन्स के लिए और 40% उनके लिए जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट से आते थे। उसके 26 साल बाद 1997 में इस सिस्टम में चेंज लाया गया और ये कोटा फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों के लिए भी कर दिया गया और 2010 में इसे बढ़ाकर उनके ग्रैंड चिल्ड्रंस के लिए भी कर दिया गया। इस सब की वजह से अब 56% जॉब्स रिजर्व हो चुकी थी, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा था। इसी रीज़न की वजह से 2018 में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए और मजबूरन शेख हसीना की सरकार को कोटा सिस्टम ख़त्म करना पड़ा। इससे पहले हम आगे बढ़ें, हमें शेख हसीना के बारे में समझना पड़ेगा कि वो पॉलिटिक्स में कैसे आई। शेख हसीना की पॉलिटिक्स में एंट्री 1975 के बाद होती है, जब उसके फादर शेख मुजबिर रहमान और पूरी फैमिली की 1975 में हत्या कर दी गई। और वो इसलिए बच जाती है क्योंकि उस टाइम पर वो जर्मनी में थी। इस सब के बाद वो पॉलिटिक्स में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग चेहरा बनकर उभरती है और 1996 में वो पहली बार बांग्लादेश की पीएम बनती है। लेकिन शेख हसीना को बांग्लादेश की आर्मी पर शक था कि उन्होंने ही उनकी पूरी फैमिली को मारा है और वो हमेशा अपने खास लोगों को अपने पास रखने के लिए उन्हें कोटा सिस्टम बहुत ज़्यादा पसंद था। एक रीज़न ये भी था कि कोटा सिस्टम शेख हसीना के पापा ने इंट्रोड्यूस किया था, इसलिए वो इसे हटाना नहीं चाहती थी। लेकिन 2018 में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होने की वजह से उन्हें ये सिस्टम हटाना पड़ा। पर उसके हटने के बाद ही बहुत लोगों ने बांग्लादेश के हाई कोर्ट में ये पिटीशन डाल दी कि कोटा सिस्टम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हटाया गया है। और कोर्ट में ये केस 6 साल चलने के बाद 2024 में कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा कि कोटा सिस्टम को गलत तरीके से हटाया गया है, इसलिए कोर्ट ने कोटा सिस्टम को वापस लाने का ऑर्डर दिया। उसके बाद से ही शेख हसीना के खिलाफ स्टूडेंट्स और लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन ये ऑर्डर तो कोर्ट का था, तो स्टूडेंट्स शेख हसीना के खिलाफ क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे? इसके मेन रीजंस थे 2024 में ही बांग्लादेश में जनरल इलेक्शंस हुए थे, जिसमें पूरे वर्ल्ड ने शेख हसीना पर ये आरोप लगाए थे कि उन्होंने इलेक्शंस मैनिपुलेट करे हैं। और उनकी दूसरी गलती ये थी, उन्होंने स्टूडेंट्स प्रोटेस्टर के खिलाफ बहुत ज़्यादा हार्श कदम उठाए। पर धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट बढ़ता ही जा रहा था
और बांग्लादेश की सरकार ने मिलिट्री को ऑर्डर दिया कि प्रोटेस्ट को रोका जाए और यहीं से चीजें और बिगड़ गई। 18 जुलाई को 15 से ज्यादा स्टूडेंट्स मारे गए और यहीं से स्टूडेंट्स का गुस्सा और बढ़ गया। स्टूडेंट्स ने बहुत सारी सरकारी बिल्डिंग्स को आग लगा दी। इसके बाद शेख हसीना की सरकार ने पूरे इलाके में नेट बंद कर दिया और पुलिस को शूट एट साइट का ऑर्डर इशू कर दिया, यानी अगर पुलिस को कोई प्रोटेस्टर दिखे तो उसे सीधा गोली मार दी जाए। उसके बाद 16 से 20 जुलाई के बीच में 100 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स मारे गए। सिचुएशन को बढ़ता देख बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को कैंसिल कर दिया और न्यू ऑर्डर निकाल दिया, जिसमें कहा गया कि अब 93% जॉब्स मेरिट पर होंगी और सिर्फ 7% जॉब्स पर ही रिजर्वेशन रहेगा। प्रोटेस्टर्स ने कहा कि 7% कोटा भी क्यों रखना। उन्होंने अपनी 9 मांगे सरकार के आगे रखी, लेकिन सरकार ने एक हफ्ते बाद तक भी उसमें से कोई भी मांग पूरी नहीं करी और सरकार ने अपना सख्त रवैया जारी रखा और यही शेख हसीना की सबसे बड़ी गलती थी। 4 अगस्त को एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ। स्टूडेंट्स ने क्लासेस अटेंड करना बंद कर दिया और शेख हसीना के रेजिग्नेशन की मांग करी और इसके रिस्पॉन्स में सरकार ने बहुत ही सख्त कदम उठाए और 4 अगस्त को एक ही दिन में 100 से ज़्यादा लोग मारे गए। इस सब की वजह से ये प्रोटेस्ट 5 अगस्त तक इतना बढ़ चुका था। शेख हसीना की सिक्योरिटी टीम ने 1:30 बजे शेख हसीना को बताया उन्हें जल्दी से जल्दी बांग्लादेश छोड़कर निकलना पड़ेगा और उनके पास पैकिंग करने तक का टाइम नहीं है। शेख हसीना ने आर्मी को कहा कि आप प्रोटेस्टर्स के खिलाफ फोर्स यूज करिए, जिसे करने से आर्मी ने साफ मना कर दिया। सिचुएशन टेंस होने की वजह से शेख हसीना अपनी बहन के साथ आर्मी हेलीकॉप्टर में बांग्लादेश से निकल गई और उसी दिन बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने एक टेम्परेरी गवर्नमेंट बनाने का ऐलान किया। एक तरफ तो ये सब हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ प्रोटेस्ट में लोगों ने हिंदूज के घरों और मंदिरों को टारगेट करना शुरू कर दिया। बांग्लादेश के मीरपुर डिस्ट्रिक्ट में भीड़ में लोग इस्कॉन के मंदिर में घुसकर अटैक कर देते हैं और फिर मंदिर को आग लगा देते हैं और जो 3 लोग मंदिर में रहते थे वो बड़ी मुश्किल से वहां से भागकर अपनी जान बचाते हैं। और ये सिर्फ एक केस नहीं है, इस तरीके के बहुत सारे इंसिडेंट्स हो चुके हैं इस प्रोटेस्ट में। अब तक करीब 54 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं और अनरिपोर्टेड केसेस तो इससे बहुत ज्यादा हैं। अभी के लिए बांग्लादेश की पावर मोहम्मद यूनुस के हाथ में आ गई है, जो बहुत टाइम बाद बांग्लादेश वापिस आए हैं और जब ये वापिस आए तो बांग्लादेश की मिलिट्री ने भी इनका स्वागत किया। मोहम्मद यूनुस एक ऐसा इंसान था जिसने 1983 में एक ग्रामीण बैंक की शुरुआत करी थी जो गरीबों को कम ब्याज पर लोन प्रोवाइड करता था और साल 2007 में मोहम्मद यूनुस ने अनाउंस किया कि वो एक पार्टी लॉन्च करेंगे बांग्लादेश में और इसके बाद से ही अमेरिका इनके पास आना शुरू हो गया और इन अमेरिका से अलग अलग टाइम पर अवार्ड्स मिलते रहे और 2009 में बराक ओबामा ने इन्हें अमेरिका का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया। उसी टाइम पर शेख हसीना ने इनका विरोध करना स्टार्ट कर दिया कि सडनली एक आदमी जो यूएसए के बहुत ही करीब है वो सडनली एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने वाला है, पर यह पॉलिटिकल पार्टी कुछ कारणों की वजह से कभी नहीं बन पाई। और जैसे ही शेख हसीना 2009 में पावर में आई तो उन्होंने यूनुस की इन्वॉल्वमेंट ग्रामीण बैंक में बहुत कम कर दी और ये कहा कि अब तो इनकी रिटायरमेंट की एज आ गई है। इनके ऊपर बहुत सारे करप्शन के चार्जेस लगा दिए गए जिसकी वजह से इन्हें बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। अब इतने साल बाद इन्होंने फ्रांस से वापस आते ही कहा बांग्लादेश दूसरी बार आज़ाद हो रहा है और इनके आते ही हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह ट्वीट करा, माई बेस्ट विशेस टू प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। और ये बात मोदी को भी बोलनी पड़ी कि हम उम्मीद करते हैं कि बांग्लादेश में कंडीशन जल्दी से जल्दी नॉर्मल हो जाए और हिंदूज और अदर माइनॉरिटीज़ की सेफ्टी का ध्यान रखा जाए। मैं इस वीडियो के लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि इस टाइम पर जो बांग्लादेश की सिचुएशन है वो काफ़ी ख़राब है। हिंदूज और जितनी भी माइनॉरिटीज़ बांग्लादेश में हैं उन्हें प्रोटेक्शन और इंसाफ मिलना चाहिए। सारी कंट्रीज़ की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस इशू को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करा जाए। जय हिंद।